किसी गांव में रमेश और उषा नाम के पति पत्नी रहा करते थे। उनकी दो आशा और किरण नाम की बेटियां थीं। रमेश का परिवार खुशी खुशी अपना जीवन काट रहे थे। एक दिन की बात है, आशा और किरण दोनों अपने मामा के घर कुछ दिनों के लिए गए हुए थे और अब वे दोनों वहां से वापस अपने घर आ रहे थे। तभी उनकी नज़र एक साधु बाबा पर पड़ी। किरण ने आशा से कहा, दीदी देखो साधु महाराज, क्यों ना हम उनसे अपने भाग्य के बारे में पूछें कि आखिर हमारे भाग्य में क्या लिखा है, हमारा भाग्य हमारे ऊपर कितना मेहरबान है। आशा ने कहा, हाँ हाँ बहन, तुम सही कहती हो। मुझे भी फिक्र रहती है कि हमारे भाग्य में दुख है कि सुख। तो फिर चलो हम उन्हीं के पास चलकर उनसे पूछते हैं। साधु बाबा के पास जाती है और कहने लगती है, बाबा हमें आपसे कुछ पूछना है। साधु बाबा बोले, हाँ पूछो बेटी, क्या पूछना है। बाबा हम दोनों को अपने भाग्य की बड़ी चिंता है। बाबा हमें डर है कहीं हमारे भाग्य में कोई बड़ा दुख ना हो, इसीलिए हम दोनों आपके पास आए हैं। बाबा क्या आप हमारे भाग्य के बारे में बता सकते हैं कि आखिर हमारे भाग्य में क्या लिखा है। बाबा ने कहा, हाँ दिखाओ अपना हाथ, मैं अभी देखकर बताता हूँ। आशा और किरण दोनों उत्साहित होते हुए अपना अपना हाथ साधु बाबा को दिखाने लगती है। साधु महाराज उन दोनों के हाथ को कुछ देर बड़े ध्यान से देखते हैं, फिर कुछ सोच में पड़ जाते हैं। दोनों बहनें बाबा को देखकर पूछने लगी, क्या हुआ बाबा, आप इतने चिंतित क्यों हैं? क्या बताओ बेटी, समझ में नहीं आ रहा। तुम दोनों के भाग्य के बारे में मैं क्या ही कहूँ। नहीं नहीं, मैं यह नहीं बता सकता हूँ कि तुम्हारे भाग्य में कितना दुख है और ना ही मैं यह बता सकता हूँ कि तुम्हारे भाग्य में कितना सुख है। तुम दोनों के हाथों की लकीरों ने तुम्हारे भाग्य की रेखाओं को बहुत बुरी तरीके से उलझा कर रखा हुआ है। बाबा ऐसा क्या है हमारे हाथों की लकीरों में जो आप हमें स्पष्ट रूप से नहीं बता पा रहे हैं। बस यूँ समझो कि तुम दोनों की ज़िंदगी में समस्याएं बड़ी है। दोनों बहनें बाबा की बातें सुनकर दुखी हो जाती है और अपने घर आ जाती है। दोनों बहनों को अब चिंता खाए जाने लगी कि वे ठीक से ना तो खा सकती है और ना ही कहीं बाहर जा सकती है। समय और दिन बीतते हैं और दोनों बहनें कमज़ोर होती चली जाती हैं। साधु बाबा की बातें उनके मन में घर कर चुकी थी। वह दोनों चाहकर भी अपने भाग्य की बात ना अपने पिताजी से कह पा रही थी और ना ही अपनी माताजी से। एक दिन उषा ने अपने पति रमेश से कहा, सुनिए जी, ना जाने हमारी दोनों बेटियों को क्या हो गया है। दिनों दिन कमज़ोर होती जा रही है। ना ठीक से दोनों खाना खाती है और ना ही ठीक से बातें करती है। हाँ भाग्यवान, मैं भी कुछ दिनों से दोनों को देख रहा हूँ, गुमसुम सी रहती है। एक काम करता हूँ, कल मैं गांव के एक वैद्य से कुछ दवाइयाँ बनाकर लाता हूँ। अगली सुबह होती है और रमेश वैद्य के पास जाता है और उन्हें अपनी बेटियों की कमज़ोरी के बारे में बताता है, जिनके बाद वैद्य रमेश को कुछ जड़ी बूटी देते हैं। रमेश घर आता है और अपनी दोनों बेटियों को वो खिलाता है, लेकिन काफ़ी दिन बीतने के बाद भी उन जड़ी बूटियों से दोनों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। रमेश को अब ज़्यादा चिंता होने लगी थी। एक दिन रमेश ने अपनी दोनों बेटियों को बुलाया, बेटी आशा और बेटी किरण मेरे पास आओ। दोनों बहनें आई और बोली, जी पिताजी कहिए। मेरी बच्चियाँ, तुम्हारे यह हालत देखकर मैं और तुम्हारी माँ बहुत परेशान हैं। तुम दोनों ने अपनी क्या हालत बना ली है। जब से तुम दोनों अपने मामा के घर से आई हो तब से ना ठीक से खाना खाती हो, ना ठीक से हमसे बातें करती हो। बेटी ऐसी क्या बात है, किसके भय ने तुम दोनों को इतना डरा रखा है। पिताजी अब हम आपसे क्या बताएं, कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटी क्या किसी ने तुम दोनों से कुछ कहा है? जी पिताजी। रमेश के ज़्यादा जोर देने पर दोनों बेटियों ने अपने पिताजी को उस साधु बाबा की सारी बातें बता दी। रमेश ने जब से ये बातें सुनी वो भी हैरान हो गया और कहने लगा, क्या यह तो बहुत चिंता का विषय है, पर तुम दोनों घबराओ मत। हम अभी उस साधु बाबा के पास चलते हैं और उनसे इसके निवारण के बारे में पूछते हैं। शायद वो हमें इस समस्या का हल भी बता दे। रमेश अपनी दोनों बेटियों को लेकर उस साधु महाराज के पास पहुंचते हैं। प्रणाम बाबा। बाबा ये दोनों मेरी बेटियां हैं। जब से आपने इन्हें इनके भाग्य के बारे में बताया है तब से दोनों बहुत परेशान हैं। बाबा क्या इस समस्या का कोई निदान नहीं है? साधु बाबा बोले, जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा। लिखे हुए भाग्य को कोई नहीं बदल सकता, स्वयं विधाता भी नहीं।
ठीक है बाबा, पर आप हमें सारी बातें विस्तार से बताइए। आखिर क्या होने वाला है इन दोनों की ज़िंदगी में। साधु बाबा बोले, यदि तुम सुनना चाहते हो तो सुनो। तुम्हारी बड़ी बेटी की शादी एक शेर से होगी और छोटी बेटी की शादी एक मुर्दे से। रमेश के तो होश ही उड़ गए। क्या? पर यह सब कैसे हो सकता है बाबा? बाबा बोले, यह सब कैसे होगा मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं बता सकता, पर हाँ, तुम्हारी बड़ी बेटी के बारे में कुछ ज़रूर बता सकता हूँ। गुरुवार के दिन शाम को तुम्हारे घर में एक शेर आएगा। उसके सामने से पहले ही तुम एक बकरा अपने घर पर बांध देना, और जब शेर आएगा तो बकरे को घर की चौखट के पास खड़े कर देना और अपनी बेटी को घर के बाहर खड़े कर देना। उसके बाद जैसे ही शेर जाने लगे, अपनी बेटी को शेर के पीछे पीछे भेज देना। उसके बाद जो होगा उसका भाग्य है। रमेश चिंतित और उदास मन से अपनी दोनों बेटियों को लेकर घर जाता है। कुछ दिनों तक तो सब सही चल रहा था, लेकिन फिर गुरुवार का दिन आता है और शेर उसके घर आता है। रमेश साधु बाबा के बताए अनुसार ही काम करता है। इसके बाद जैसे ही शेर वापस जाने लगता है, रमेश अपनी बड़ी बेटी को शेर के पीछे जाने के लिए कह देता है। ये सब कुछ देखकर उषा रोते हुए कहती है, सुनिए जी, वो शेर अब हमारी बच्ची को खा जाएगा। अब आप एक काम करिए, शेर का पीछा करते हुए उसके पास जाइए और जब वो शेर मेरी बच्ची को खा ले तो उसकी हड्डियाँ ले आइएगा। हमसे से कम तसल्ली के लिए हम उसकी अस्थियों को अपने पास रख लेंगे। रमेश अपनी पत्नी की बात मानकर शेर के पीछे चला जाता है। शेर आगे जाकर एक गुफा में घुस जाता है। रमेश वहीं रुककर सोचने लगता है, ये तो गुफा में चला गया और मेरी बच्ची भी। अरे अब आगे जाना मुनासिब नहीं होगा। अगर इसने मुझे भी खा लिया तो मेरी पत्नी और दूसरी बच्ची का क्या होगा। एक काम करता हूँ, सुबह आता हूँ। रमेश अपने घर आ जाता है। रमेश के घर आते ही उषा उससे पूछती है, कहाँ है मेरी बच्ची की अस्थियाँ? लाओ, मैं उसे संभाल कर रख दूँ। भाग्यवान, मुझे माफ़ कर दो, अभी तो अपनी बेटी की अस्थियों को नहीं ला पाया, पर कल जब वो शेर उस गुफा से बाहर चला जाएगा तब मैं अस्थियाँ ले आऊँगा। ठीक है, आप सुबह ध्यान से चले जाना। दूसरे दिन सुबह रमेश फिर से उसी गुफा के पास जाता है और गुफा के अंदर चला जाता है। रमेश जैसे ही गुफा में जाता है तभी उसे गुफा के अंत में एक रास्ता दिखाई देता है। लगता है यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है। अरे यह क्या? यह तो कोई राज्य है, पर इस राज्य को तो मैंने कभी नहीं देखा। रमेश उस राज्य में आगे बढ़ता है जहाँ रास्ते में उसे एक नदी दिखाई देती है। अब इस नदी को पार कैसे करूँ? एक काम करता हूँ, नदी में कपड़ा धुलने वाले उस धोबी से पूछता हूँ, भैया मुझे यह नदी पार करनी है, क्या आप मेरी थोड़ी सी मदद कर देंगे? धोबी बोला, अरे अपनी दोनों आंखें बंद करो और अपना एक पैर नदी में रखो। रमेश आंख बंद करके नदी पर पैर रखता है, जिसके बाद वह झट से नदी के उस पार पहुंच जाता है। चलते चलते वह एक महल में पहुंचता है जहां उसकी बेटी महल की छत पर बैठी हुई थी। रमेश की बड़ी बेटी आशा जब अपने पिताजी को देखती है तो उन्हें पुकारती है, पिताजी पिताजी इधर आइए, यह मेरा घर है, मैं यही रहती हूँ। रमेश अपनी बेटी आशा को देखकर सोचने लगता है, ये कैसे हो गया? शेर तो मेरी बेटी को गुफा के अंदर ले गया था। चलो कोई बात नहीं, शुक्र है मेरी बच्ची सही सलामत है। रमेश अपनी बेटी के पास जाता है और उससे सारी बातें पूछता है। बेटी पर यह सब कैसे हुआ? आशा कहने लगी, पिताजी जिसे हम एक शेर समझ रहे थे वह कोई शेर नहीं बल्कि राज्य का राजा है और मैं यहाँ बहुत सुख से हूँ। आप घर जाकर माँ से कहिए उनकी बेटी जिंदा है और सुखी है। ठीक है बेटी। सुबह सुबह रमेश अपने घर की ओर निकल पड़ता है। रास्ते पर फिर वही नदी पड़ती है। रमेश फिर उस धोबी से मदद मांगता है, भैया उस पार जाना है, मेरी मदद करिए। धोबी बोला, भैया जैसे मैंने तुम्हें कल बताया था वैसे ही आज भी करो। रमेश इस तरह से बहुत कोशिश करता है पर नदी के इस पार नहीं आ सकता। यह क्या, कल तो मैं आसानी से पार हो गया था पर आज क्यों नहीं हो पा रहा हूँ? धोबी ने पूछा, अरे भाई क्या तुम बता सकते हो तुम कहाँ से आ रहे हो? हाँ भाई, मैं अपने बेटी के घर से आ रहा हूँ। धोबी बोला, अच्छा तो यह बात है। भैया तुम अपनी बेटी के यहाँ से जो भी साथ लेकर आए हो या खाकर आए हो वह उसे वापस करके आओ या उसका मूल चुका दो। रमेश वापस अपनी बेटी के घर जाता है और उससे कहता है, बेटी तुमने जो मेरी सेवा करी है
तुम या तो उसका मूल्य ले लो या फिर मुझे माफ़ कर दो। नहीं पिताजी, मैं आपसे आपकी सेवा करने का मूल्य कैसे ले सकती हूँ। चलिए, मैंने आपको माफ़ किया। रमेश अपनी बेटी से उसकी सेवा माफ़ करवाता है और अपने घर लौट आता है। वहाँ वह सारी बातें अपनी पत्नी और अपनी छोटी बेटी किरण को बताता है, जिसे सुन सारे खुश हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं पिताजी, सच में दीदी जिंदा है? आपने इतनी अच्छी खबर सुनाकर मुझे प्रसन्न कर दिया। चलो, हमारी बच्ची जहाँ है खुश तो है, फिर आगे तो सब अच्छा चलता है। लेकिन रमेश और उसकी पत्नी कहीं ना कहीं यह सोचकर चिंतित रहते हैं कि छोटी बेटी के भाग्य में क्या लिखा है। एक दिन रमेश अपनी बेटी से कहता है, किरण बेटी चलो हम दोनों जंगल जाकर कुछ लकड़ियाँ ले आते हैं। किरण बोली, ठीक है पिताजी। दोनों जंगल की ओर बढ़ते हैं, लेकिन चलते चलते दोनों थक जाते हैं। बेटी मैं तो बहुत थक गया हूँ, मुझे बड़ी जोरों की प्यास लग रही है। एक काम कर, आसपास देख, कहीं नदी तालाब होगा, जाकर मेरे लिए पानी ले आ। जी पिताजी। किरण पूरे जंगल में घूमती है, लेकिन उसे कहीं कोई नदी या तालाब नहीं दिखता। चलते चलते उसकी नज़र एक घर पर पड़ती है। वहाँ एक पानी से भरा घड़ा और उस पर रखी गिलास थी। वह जाती है और गिलास में पानी भरकर अपने पिताजी को पिला देती है। रमेश पानी पीकर वापस गिलास किरण को देते हुए कहा, बेटी जाओ, ये गिलास उसी जगह रखाओ। किरण फिर से उसी घड़े के पास जाती है और गिलास रख देती है, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। किरण जोर जोर से अपने पिताजी को बुलाती है, चिल्लाती है। रमेश उसकी आवाज़ सुन दौड़ आते हैं। किरण कहने लगती है, पिताजी पिताजी मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। रमेश बोला, पर बेटी यह दरवाज़ा कैसे बंद हो गया? रुक जा, मैं उसे खोलने की कोशिश करता हूँ। रमेश दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। किरण रोने लगती है, पिताजी अब मैं यहाँ से शायद ही निकल पाऊँ, आप जाए यहाँ से। बेटी एक काम करो, अंदर जाकर देखो, कोई तो होगा जो तुम्हारी मदद करेगा। किरण अंदर जाकर देखती है और कहती है, पिताजी यहाँ अंदर इंसान तो कोई नहीं है, लेकिन एक लाश पड़ी हुई है और उसके जिस्म पर बहुत सारी सुइयाँ लगी हुई है और एक चूल्हा भी जल रहा है जिस पर खाना पक रहा है। रमेश यह सब सुनकर दुखी होता है और बोलता है, बेटी लगता है उस साधु बाबा ने जो कहा था वह सच हो रहा है। बेटी अब तुम सच में यहाँ से निकल नहीं पाओगी। एक काम करो, तुम अंदर जाओ, अंदर जो खाना पक रहा है उसे खाकर सो जाओ। तुम्हारे भाग्य में शायद यही लिखा है और मैं भी मजबूर हूँ, तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। किरण ने भी इसे भाग्य समझकर स्वीकार कर लिया। ठीक है पिताजी, आप घर चले जाए। फिर रमेश दुखी होकर अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी से सारी बातें बताता है। हे भगवान, हमारी बड़ी बच्ची के नसीब को तो तूने अच्छा कर दिया, पर छोटी के साथ इतना बुरा क्यों हुआ। इधर किरण उस घर में रहकर सोचने लगी, समझ नहीं आता इस घर में मैं क्या करूं, बाहर जा नहीं सकती, खाना बना बनाया मिल रहा है मुझे। एक काम करती हूँ, इस मुर्दे के शरीर की सुइयाँ निकालती हूँ। यह सुइयाँ काफ़ी सारी है, पर कोई बात नहीं, ऐसे भी क्या करूँगी बैठे बैठे। किरण उस मुर्दे के शरीर से सुइयाँ निकालने लगती है। जैसे ही सुइयाँ निकालते निकालते उसे करीब 12 वर्ष का समय लग जाता है। अब 12 वर्ष बीत गए और अंत में कुछ 3-4 सुई बचती है। तभी दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। किरण सोच में पड़ जाती है, आज पूरे 12 साल बीत चुके हैं। यह जंगल तो और घना हो चुका होगा। अब तक तो शायद मेरी माँ पिताजी भी इस दुनिया में ना हो और मैं तो अपने घर का रास्ता भी भूल गई हूँ। एक काम करती हूँ, इस मुर्दे की बाकी बची सुइयाँ भी मैं निकाल देती हूँ, फिर चली जाऊंगी। किरण जब सुइयाँ निकाल रही होती है तभी वहाँ एक औरत आती है और वो किरण को देखकर पूछने लगी, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? किरण बोली, मैं इस मुर्दे से सुइयाँ निकाल रही हूँ और इस काम को मैं 12 साल से कर रही हूँ। वो औरत बोली, अच्छा फिर तो बहुत लंबा समय हो गया। अच्छा मुझे थोड़ी सी आग चाहिए। किरण बोली, अंदर चूल्हे में जल रही है, जाओ जाकर ले लो। वो औरत बोली, नहीं नहीं, तुम ही ला कर दो, तब तक मैं यह सुइयाँ निकाल देती हूँ। ठीक है। किरण चूल्हे के पास जाती है, लेकिन उसे बहुत नींद आने के कारण वह वहीं सो जाती है।
और वही वह औरत अंतिम 4 सुइयाँ निकालती है। सुइयाँ निकालते ही मुर्दा जिंदा हो जाता है और वह कहने लगता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मुझ पर किसी ने जादू टोना किया था इन सुइयों से, पर आज तुम्हारी वजह से मैं जिंदा हो गया हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो औरत मान जाती है। लेकिन जब वो आदमी चूल्हे के पास जाता है तो देखता है कि एक लड़की वहाँ पड़ी हुई है। अरे ये लड़की कौन है? वो औरत बोली, मुझे नहीं पता, ये कोई आग लेने के लिए आई थी। वह आदमी किरण को नींद से उठाता है और कहता है, उठो, रात होने वाली है, आग लेने आई थी, अब आग ले लो और जाओ यहाँ से। किरण उस आदमी को देखकर देखती ही रह जाती है, क्योंकि यह वही मुर्दा इंसान था जिसकी वह 12 वर्षों से सुइयाँ निकाल रही थी। साथ ही वह उस औरत की चालाकी भी समझ जाती है। फिर किरण उस आदमी से बोलने लगती है, नहीं, मेरा कोई घर नहीं है, मुझे यही रहने दो, मैं तुम्हारे घर का सारा काम कर दूंगी, मुझे बस 2 वक्त की रोटी दे देना। अब किरण सारा काम करती है, भेड़ बकरियों को भी चराने लेकर जाती है। एक दिन वह आदमी कहने लगा, सुनो, आज मैं बाजार जा रहा हूँ, बताओ तुम्हारे लिए क्या लाऊं? औरत बहुत सारी चीज़ें लाने के लिए कहती है। आदमी किरण से भी पूछता है तो किरण बोली, नहीं मालिक, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वह आदमी बोला, अरे ऐसे कैसे, तुम भी इस घर का हिस्सा हो, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? ठीक है, फिर आप मुझे गुड्डा और एक गुड़िया लाकर दे दीजिए। ठीक है। आदमी बाजार से गुड्डा गुड़िया लाता है और किरण को दे देता है। एक दिन जब किरण भेड़ बकरियां चराने जंगल जाती है और उसके हाथ में गुड्डा गुड़िया भी रहता है, तब उसके पीछे पीछे आदमी भी जाता है। आदमी सोचने लगा, अरे यह किरण इतनी बड़ी हो गई है, फिर भी गुड्डा गुड़ियों से क्यों खेलती है? आज देखता हूँ करती क्या है। यह गुड्डा गुड़ियों के साथ आदमी किरण का पीछा करता है। बकरियां जब घास चर रही होती है, तभी किरण एक पेड़ के छांव के नीचे आकर बैठ जाती है और दोनों गुड्डा गुड़ियों से अपनी सारी बातें बताती है कि वह दोनों बहनें थीं। उन्हें एक साधु महाराज ने भाग्य के बारे में बताया और यहाँ वह 12 सालों तक सुइयाँ निकालती रही, लेकिन उस चालाक औरत ने उसकी जगह ले ली। किरण की कहानी सुन आदमी उसके पास जाता है और उससे कहता है, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और तुमने मुझसे कुछ भी नहीं बताया? किरण ने कहा, अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वह आदमी बोला, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है, अब चलो घर। दोनों साथ में घर जाते हैं और आदमी उस औरत से पूछता है, तुमने इस लड़की के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? 12 वर्षों तक बेचारे ने इतनी मेहनत की और इस घर की मालकिन तुम बन गई। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। किरण ने कहा, नहीं, इसे माफ़ कर दीजिए। वह आदमी बोला, ठीक है, तुम्हारे कहने पर मैं इसे माफ़ कर देता हूँ, लेकिन इसे तुम्हारी जगह पर आना होगा और तुम्हें इसकी जगह पर। दोनों मान जाती है। अब एक समय आता है जब दोनों बेटियां अपने माँ बाप के घर जाती है, लेकिन रमेश और उसकी पत्नी उषा दोनों ही अपनी बेटियों के वियोग में रो रो कर अपनी आँखों की रोशनी खो देते हैं। जब वे दोनों बहनें अपने घर पहुँचती है तो रमेश और उषा पूछने लगे, कौन हो तुम लोग? यहाँ क्यों आए हो? आशा ने कहा, पिताजी, मैं आपकी बड़ी बेटी आशा हूँ। किरण बोली, हाँ पिताजी, और मैं आपकी छोटी बेटी किरण हूँ। उषा यह सुनते ही रोने लगी और रमेश से कहने लगी, नहीं जी, यह हमारी बेटियाँ नहीं है, हमारी बेटियाँ तो न जाने कहाँ चली गई। फिर रमेश ने कहा, अच्छा एक काम करो, तुम दोनों अगर सच में हमारी बेटियाँ हो तो हमारी आँखों पर हाथ रखो। अगर हमारी आँखों की रोशनी वापस आ गई तो मैं समझूंगा कि तुम ही हमारी बेटियां हो। दोनों बेटियां अपने माता पिता की आँखों पर हाथ रख देती है, जिससे उनकी आँखों की रोशनी वापस आ जाती है और उन्हें अपनी दोनों बेटियां साफ साफ दिखाई देने लगती है। रमेश और उषा दोनों अपनी बेटियों को देख गले लगाकर रोने लगते हैं। मेरी बच्चियों, आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने के लिए। आशा और किरण दोनों ही कुछ समय तक अपने माता पिता के साथ रहती है, फिर अपने अपने घर लौट जाती है। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। उसी के साथ साथ कहानी पसंद आने पर ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा।